नमस्कार। खबर बहुत ही महत्वपूर्ण लगातार जो आ रही है राष्ट्रीय खबरों में, वो संभल से है। उत्तर प्रदेश के संभल से और चंदौसी में जो खुदाई का काम चल रहा है उसमें बहुत सारी जो प्राचीन चीजें हैं वो मिल रही हैं और प्रशासन ने ये कहा है कि क्या हम उसका एएसआई सर्वे करेंगे या फिर नहीं करेंगे, इस पर सबकी निगाहें बनी होंगी क्योंकि आज भी वहां पे खुदाई का काम चला और बहुत सारी अहम चीजें मिली हैं। उस पर होंगी खास निगाह हमारी और उस पर हम एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की यात्रा पर हैं और इस दौरान जो कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है वो प्रधानमंत्री को दिया गया और भी बहुत सारी अहम समझौते हुई। तो भारत और कुवैत के जो संबंध हैं वो किस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, कितनी मजबूती इस यात्रा के बाद मिलेगी इन दोनों देशों के संबंधों पर, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। होंगी दूसरी अहम खबरें भी, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। कुवैत ने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा। अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जबर अल सबाह को भारत आने का दिया न्योता। भारत कुवैत के बीच रक्षा, संस्कृति, सोलर अलायंस सहित कुल 4 समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। दोनों देश आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर तक ले जाने के लिए हुए सहमत। संभल चंदौसी में मिली खुदाई के दौरान बावड़ी और प्राचीन इमारत। प्रशासन ने कहा जरूरत पड़ने पर एएसआई की लेंगे मदद। केजरीवाल की महिला सम्मान योजना पर भाजपा का हमला। बांसुरी स्वराज ने बताया चुनावी स्टंट। पूछा पंजाब में अब तक क्यों नहीं गए महिलाओं के खाते में पैसे। और त्रिपुरा धलाई जिले में ब्रू आदिवासी समुदाय के गांव बुरहापाड़ा का केंद्रीय गृह मंत्री ने किया दौरा। 40 साल बाद सफल हुए पुनर्वास पर जताई खुशी। और शुरुआत सबसे पहले संभल से जुड़ी खबर के साथ। लगातार वहां पे कुछ न कुछ नई चीजें मिलती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले पर इन दिनों पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं क्योंकि आए दिन यहां कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में यहां बंद पड़े 2 मंदिरों के ताले खोले गए हैं और इस सब के बीच संभल के चंदौसी में शनिवार को राजस्व विभाग को खुदाई के दौरान जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी सी विशालकाय बावड़ी मिली जिसमें कई कमरे नुमा आकृतियां दिख रही हैं। क्या है इस और रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट को आइए देखते हैं। पहले मंदिर, फिर कूप और अब ऐतिहासिक बावड़ी। संभल के चंदौसी में मिली 150 साल पुरानी बावड़ी। संभल में कदम कदम पर मिल रहे हैं सनातन के निशान। मिट्टी से भर दी गई थी ऐतिहासिक धरोहर। फिर से धार्मिक नगरी का रूप लेती जा रही है संभल। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी संभल। संभल में आज जब बावड़ी और उसका गेट और सुरंग मिले तो सब हैरान रह गए। ये एक तरीके से खेत था हमारा और यहाँ पे फार्मिंग होती थी चारों तरफ। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते थे। बावड़ी 125 से 150 साल पुरानी बताई जा रही है। हो सकता है कम से कम 125-150 वर्ष पुरानी। ये बस्ती सैनी समाज की बताई जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं। चंदौसी के इस लक्ष्मणगंज क्षेत्र को लेकर जिला अधिकारी को जन सुनवाई के दौरान किसी ने शिकायत की थी। उसके बाद शुरू हुआ खुदाई का काम। 400 वर्ग मीटर में मिट्टी हटवाने का काम शुरू हुआ। उसके बाद सावधानी से खुदाई शुरू हुई। धीरे धीरे परत दर परत मिट्टी हटने लगी और सामने आ गई बावड़ी। यहाँ जो नॉन जेडे की खतौनी के अंदर 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये
बावली बनी थी। वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। खुदाई जारी है। लोगों के मुताबिक बावड़ी 3 फ्लोर वाली है। सेकंड और थर्ड फ्लोर मार्बल के बने हुए हैं, ऊपर का तल ईंटों का। इसमें एक कुआं भी बताया जाता है। कभी इस जगह का ताल्लुक सहसपुर घराने से था। लक्ष्मणगंज में बीते 17 दिसंबर को खंडहर नुमा प्राचीन बांके बिहारी मंदिर भी मिला था। उसके बाद सनातन सेवक संघ के प्रांत प्रचारक प्रमुख कौशल किशोर ने बीते शनिवार को जिलाधिकारी को एक पत्र दिया। पत्र में उन्होंने लक्ष्मणगंज में बावड़ी होने का दावा किया था और उसके सौंदर्यीकरण की मांग की थी। बस उसके बाद जिलाधिकारी ने बावड़ी के पुनरुद्धार के लिए आदेश दिए और खुदाई शुरू हुई। शनिवार के बाद रविवार की सुबह एसपी और डीएम की मौजूदगी में काम दोबारा शुरू कर दिया गया। उसके कुछ ही देर बाद बावड़ी का स्ट्रक्चर सामने आने लगा, जिसमें कमरे, सीढ़ी, सुरंग और एक गेट नजर आने की बात कही जा रही है। अब जब बावड़ी सामने है तब मौजूदा अतिक्रमण को हटाए जाने की भी बात हो रही है। वहीं प्रशासन ने ये भी कहा है अगर जरूरत पड़ी तो जीर्णोद्धार के लिए एएसआई को भी पत्र लिखा जा सकता है। संभल से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो संभल में लगातार जो है वो खुलासे होते जा रहे हैं। अब संभल के ही चंदौसी वाले इलाके में वहां पे खुदाई हो रही है और ये तस्वीरें निकल कर सामने आई। आप देख सकते हैं किस तरह से ये तस्वीरें बावड़ी की और उसके अंदर तहखाना, उसके अंदर कमरे, वो सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। तो लगातार रोज नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। प्रशासन की, सरकार की इस पर नजर बनी हुई है। और इससे पहले, आज के इस खुदाई से पहले भी वहां पे देखिए हमने जो आपके लिए लेकर आया है ग्राफिक्स, उसमें कि वहां पे किस तरह से मंदिर खुला संभल में, और वो भी बहुत सालों के बाद वहां पे मंदिर का वहां पे खुला। 46 साल के बाद वहां पे मंदिर खुला संभल में, ये कुछ जानकारी। और शिव मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया जब वहां पे ये सारी चीजें हुई कि 46 साल पहले ये मंदिर किस तरह से वहां पे ये अतिक्रमण का शिकार होने के बाद वहां पे दब गई सारी चीजें। लेकिन प्रशासन को जब पता चली ये सारी बातें तो उस शिव मंदिर को प्रशासन ने खुलवाने का काम किया संभल में 46 साल के बाद। और मंदिर जो है वो 400 से 500 साल पुराना, ये कहा जा रहा है कि 400 से 500 साल पुराना ये शिव मंदिर है। और ये जो मंदिर है शिव मंदिर, वो 70 गज में बना हुआ है। ये शिव मंदिर लगातार उसमें पूजा अर्चना भी अब की जा रही है और उसमें भगवान शिव और भगवान हनुमान की मूर्तियां मिली हैं, वहां पे वो विराजमान है और उनकी लगातार पूजा अर्चना भी की जा रही है। तमाम लोग वहां पे जो भक्तगण है वहां पे आ रहे हैं और इसमें पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो लगातार संभल में इस तरह की चीजें मिलती जा रही है। लेकिन अब यह है कि संभल का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी हमारे लिए और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो लगातार जो प्रशासन है और जो एएसआई की टीम है वो ऐसा कह रही है कि पूरे संभल में कुल 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं, 36 पुरे हैं और 52 सराय है। ये टोटल वहां पे संभल की बात हो रही है, जिसमें कि 68 तीर्थ, 19 कूप मतलब कुएं, 36 पुरे और 52 सराय, ऐसा कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से। और उसमें यह कहा जा रहा है कि इस पूरे का काल निर्धारण किया जाना बहुत जरूरी है कि ये जो सारे तीर्थ हैं और कूप हैं ये कब के हैं, इसकी एक काल निर्धारण होना बहुत जरूरी है, ये प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। 22 कूप और तीर्थों का एएसआई सर्वे किया जा रहा है या फिर किया जा चुका है। इतने में से अभी तक सिर्फ 22 कूप और तीर्थों को कुल मिलाकर जितने भी कूप अभी तक हुए हैं और तीर्थ, उसमें से 22 कूपों और तीर्थों का एएसआई सर्वे किया जा रहा है। तो ये कुछ अहम बातें संभल का जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। और इसलिए लगातार आप देखिए कि चाहे वो 46 साल बंद जो पड़े पुराने शिव मंदिर है उसको खोला गया, वहां पे लगातार लोग वहां पे पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं। और संभल के चंदौसी में ही ये जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये आज की तस्वीरें हैं कि वहां पे किस तरह से खुदाई का काम चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस बावड़ी में एक बहुत बड़ी बावड़ी मिली है और उसमें उसके अंदर कुछ तहखाने हैं, उसके अंदर कुछ 4 कमरे की चीजें हैं, उसको भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वहां पे अभी चूंकि खुदाई का काम चल रहा है। तो ये भी तस्वीरें आज की हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये एक अंदर जाने का रास्ता और यहाँ पे वो सारी चीजें हैं। क्या कुछ है इसके अंदर, किस तरह की चीजें हैं, कब की हैं ये सारी चीजें, अलग अलग दावे जो वहाँ के जो जानकार हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि
आज से लगभग ये 1857 की बात है, जब वहाँ की जो एक रानी थी वो इन तमाम चीज़ों को बनवाने का काम किया था। उसके बाद से धीरे धीरे इतिहास के गर्त में ये सारी चीज़ें चली गई। तो ये सारी चीज़ें अभी इस वक्त खुदाई का काम चल रहा है। क्या कुछ इस पर निकल कर सामने आती है, इस पर देश की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। हम बढ़ेंगे आगे और रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आए तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। कुछ दूसरी अहम खबरों पर नजर डालेंगे। प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक स्तर के बन सकते हैं। दोनों ही देश इसे लेकर सहमत हुए हैं। वहीं कुवैत भारत को लेकर सकारात्मक है और भविष्य में रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए काफी उत्सुक भी है। 4 दशक से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा और उस दौरे के ऐतिहासिक परिणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह की बैठक में कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देश फार्मास्यूटिकल्स, IT, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में तो मिलकर काम करने पर सहमत हुए ही द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का फैसला भी हुआ। It will actually enhance our cooperation in the areas that we have. We will identify new areas of cooperation between the two countries, and you will see more intensification of exchanges and visits in the coming days to materialize whatever has been planned in by the leaders of both the countries. कुवैत के अमीर ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से नवाजा। ये अवार्ड मित्रता की निशानी के तौर पर राष्ट्र प्रमुखों को प्रदान किया जाने वाला सम्मान है। अभी विश्व के चुनिंदा राष्ट्र प्रमुख ही इससे नवाजे गए हैं। पीएम ने भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से इस अवार्ड को स्वीकार किया और इसे दोनों देशों की मजबूत दोस्ती को समर्पित किया। इस अवार्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। ये सम्मान 1896 से 1915 तक कुवैत पर शासन करने वाले मुबारक अस-सबाह को समर्पित है। पीएम मोदी को मिला ये 20वां शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है।
प्रधानमंत्री की कुवैत के अपने समकक्ष शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अस-सबाह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भारत कुवैत रिश्तों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। The two leaders discussed a roadmap to strengthen the strategic partnership in areas including political, trade, investments, energy, defense, security, health, education, technology, cultural, and people-to-people ties. They emphasized on deepening the economic cooperation between the two countries. प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत और कुवैत में 2025 से 2029 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी सहमति बनी। खेलों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए दोनों देशों में 2025 से 2028 के लिए समझौता हुआ। एक और अहम सहमति के तहत कुवैत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया। We are pretty confident that this historic visit of the Prime Minister will open up a new chapter in the relationship between India and Kuwait. Both the sides have been able to identify several important areas of cooperation, and the governments will be working towards fulfillment of the plans that have been made during this visit. पीएम की मुलाकात कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह खालिद अल हम्माद अल मुबारक अस-सबाह से भी हुई। क्राउन प्रिंस ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत कुवैत दोस्ती को नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में पीएम के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। इस यात्रा ने मजबूत रिश्तों और करीबी सहयोग की शानदार इबारत दिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत की इस यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। चाहे हम बात करें खेलों की या करें सांस्कृतिक आदान प्रदान की या व्यापार की बात करें या रक्षा क्षेत्र की, आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच संबंधों में इन क्षेत्रों में काफी मजबूती देखने को मिलने वाली है। कैमरामैन राजेश रेकी के साथ कुवैत सिटी से चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज के लिए। और यही हमारा आज का विषय भी है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा विशेष आज का आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भारत और अरब देशों के बीच लगातार गहरे होते संबंध, लगातार गहरे होते रिश्ते, भारत और अरब देशों के बीच गहरे होते रिश्ते। और इस पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान, अपने अपने फील्ड के बहुत ही जानकार दो विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर अरविंद गुप्ता जी हैं, आप देख सकते हैं, जो कि डायरेक्टर हैं VIF के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे जानकार प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, जो कि उपाध्यक्ष हैं ORF का, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मैं सबसे पहले हर्षवर्धन पंत आपसे मैं करना चाहूँगा। और जैसा कि लगातार रिपोर्ट हमने दिखाया और लगातार चर्चा हो रही है, 4 दशक के बाद, 40 साल बाद, 43 साल के बाद किसी भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा वहाँ पे हुई है। ऐसे में जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए, वेस्ट एशिया में जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए, ये यात्रा प्रधानमंत्री की, कुवैत की यात्रा किन मायनों में कितना महत्वपूर्ण आप इसे देखते हैं? देखिए, पहले तो कि ये जो वार्ता हुई है, ये जो यात्रा हुई है, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसका कि आपने जिक्र किया कि इतने सालों बाद 81 के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कुवैत गए, और एक ऐसे समय में गए हैं जब दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है, और खासकर मिडल ईस्ट में, खाड़ी में इस तरह की जो एक स्थिति पैदा हुई है वो अप्रत्याशित है। काफी फ्रेगमेंटेशन है, काफी कॉन्फ्लिक्ट है, काफी एक उथल पुथल की स्थिति है, और उसके बीच में भारत एक अपने आप को ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर कुवैत के और खाड़ी देशों के खड़ा करने में सक्षम हुआ है। ये प्रधानमंत्री मोदी की, मुझे लगता है 10 साल की जो उनकी यात्रा रही है प्रधानमंत्री के तौर पर, एक बहुत बड़ा उनका जो सक्सेस स्टोरी रहा है फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में, वो मिडिल ईस्ट रहा है। और उसमें कुवैत एक ऐसा देश था जहां तक अभी तक प्रधानमंत्री सारी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज में जा चुके थे, अभी कुवैत जाना बाकी था। तो और कुवैत इस साल GCC का चेयरमैन है, तो काफी मायनों में ये यात्रा इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। और उसने जिस तरह से जो आउटकम
दिया है, वो मुझे लगता है एक बार फिर हमको इस बात पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है कि भारत के लिए मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट के लिए भारत आने वाले समय में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर्स के तौर पर बनी रहे। ठीक है अरविंद जी, आपको मैं लाना चाहूंगा चर्चा में, और जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा है। मेरा सवाल ये कि भारत की बीते 10 वर्षों में अगर पॉलिसी को देखा जाए, बहुत ही संतुलित रही है तमाम क्षेत्रों में। जब खाड़ी देशों की बात आती है, मिडिल ईस्ट की बात आती है, वेस्ट एशिया की बात आती है, वहां भी भारत की एक बहुत ही संतुलित और सधी हुई फॉरेन पॉलिसी हम देखने को हम पाते हैं। ऐसे में ये यात्रा और उससे जो कुछ आउटकम निकल कर आएगा आने वाले वर्षों में, भारत और कुवैत के संबंध कहा जा रहा है कि और भी मजबूत होंगे। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? जैसे कि हर्ष जी ने कहा, एक ऐतिहासिक यात्रा है और इसमें लगभग 41 साल के बाद भारत का एक प्रधानमंत्री वहां गया जी। इससे ये पता चलता है कि मिडिल ईस्ट को हमने कुछ नेग्लेक्ट किया पहले सालों में, लेकिन पिछले 10 सालों में जो इसके ऊपर एक ध्यान केंद्रित किया गया है, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है कुवैत की यात्रा। और इस समय मिडिल ईस्ट और खाड़ी के देशों में और उस इलाके में बड़े चिंताजनक स्थितियां हैं जी। और इस समय मुझे लगता है कि अब भारत और अरब देशों के बीच और भारत और खाड़ी देशों के बीच जो पिछले 10 सालों में संबंध उभरे हैं, ये हमें अगले 10 और ये 20 साल में जो वो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। उस परिवर्तन से निपटने के लिए या उस परिवर्तन के साथ किस प्रकार से डील किया जाए, उसके लिए एक फाउंडेशन बनते हैं। ठीक है। और चूंकि इस समय मिडिल ईस्ट के कई देश हैं, खाड़ी के कई देश हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया है या यूएई है या कुवैत हैं, बहरीन, कतार, ये सभी अपने अपनी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जी। और इन लोगों का क्या इस पूरा जो इसमें परिवर्तन आ रहा है मिडिल ईस्ट में, इनके एटीट्यूड्स और इनके इस प्रकार से ये लोग ये बदलती हुई स्थिति को संभलेंगे, उसमें भारत का सहयोग जो मिलेगा और भारत एक स्टेबिलिटी जो इस एरिया को दे सकता है, उसके लिए एक जो सहयोग हमको चाहिए होगा खाड़ी देशों का, वो हमें इन विजिट्स के साथ मिलेगा। तो इसका एक रणनीतिक महत्व वो बहुत अधिक है और हमें उसी तरह से इसका आकलन करना चाहिए। पंत सर, मैं अभी कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें ये बातें निकल कर सामने आ रही थी कि एक फैक्टर कहीं ना कहीं जब भारत की बात, संबंधों की बात आती है मिडिल ईस्ट के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, तो एक पाकिस्तान फैक्टर उसमें निकल कर सामने आता था, जिसकी वजह से संबंध उतने अच्छे नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि बीते 10 वर्षों में उन तमाम देश जो खाड़ी देश के मुल्क हैं, वो पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अब पूरे इस जियोपॉलिटिक्स में ज्यादा तवज्जो हिंदुस्तान को दे रहे हैं। ये उनका जो एक आउटकम है, जो उनका जो एक विजन है, उसमें परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं और इस पी फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है पी फैक्टर जिसकी आप बात कह रहे हैं वो एक तरह से मार्जिनलाइज हो गया है भारत और मिडिल ईस्ट के संबंधों में। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की सरकारों ने इन संबंधों को आगे लेने की जो एक कोशिश की है, उसमें जो सफलता हमको मिली है वो यही है कि हमारा जो भारत का जो कद है अब बढ़ता हुआ, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, जियो इकोनॉमिक हो, उसको देखते हुए खाड़ी के देशों ने या मिडिल ईस्ट के जो और देश हैं, उन्होंने एक जो बैलेंस अपनी, पहले वो कोशिश करते थे कि भारत और पाकिस्तान को बैलेंस करने की, उस बैलेंस को नकारते हुए भारत के पक्ष में जो मूवमेंट आया है, उससे जो एक नया मोमेंटम मिला है वो बहुत सराहनीय है। क्योंकि उससे जो पुराने कंस्ट्रेंट्स थे उनको हम किनारे कर एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हम कर पाए। क्योंकि पहले वो रिलेशनशिप होती थी, एनर्जी की भी थी, ट्रेड की भी थी, लेबर मूवमेंट की भी थी, लेकिन स्ट्रेटेजिक सामरिक तौर पर वो कहीं पर कंस्ट्रेंट नजर आती थी क्योंकि पाकिस्तान का फैक्टर आ जाता था। अब जो हम कर रहे हैं, अब जो सामरिक तौर पर हम देख रहे हैं, जो इसका कि कुवैत की विजिट में भी हम ये रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया गया, वो पार्टनरशिप मुझे लगता है एक आज के जो जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए भारत
और वहाँ खाड़ी के देश, अरब देश और भी देश जो मिडिल ईस्ट में है, वो सब भारत को एक नए नजरिए से देख रहे हैं। और भारत का जो बढ़ता हुआ प्रोफाइल है इकोनॉमिक, उसको केंद्र में रखकर और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से डायनामिक फॉरेन पॉलिसी हमने अपनाई है, उसका हमको मुझे लगता है नतीजा देखने को मिल रहा है। एक और सवाल अरविंद जी आपसे, कि जिस तरह से आज के 4 एग्रीमेंट्स हुए, एमओयूज हुए, उसमें से एक एमओयू ये हुआ कि अब कुवैत भी ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वो मेंबर बन रहा है। ऐसे में ऑयल रिच एक देश कुवैत और वो ISA का मेंबर बन रहा है, क्या इसके संकेत, क्या इसके मायने निकाले जाएं? इसको कई रूप में देखा जा सकता है। एक तो यह है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक भारत का इनिशिएटिव, एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, और एक क्लाइमेट चेंज के चलते इस समय फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, ऑयल, कोल वगैरह, इन पे एक बहुत बड़ा एक दबाव आ रहा है। और खाड़ी के देश भी समझ रहे हैं कि अभी तक उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी उन्नति केवल ऑयल के रूप में, ऑयल की वजह से होती थी। तो उनको देखते हुए कि इसमें प्रेशर आ रहा है, तो वो अपने आप को एक डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और सोलर एनर्जी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एक एनर्जी मानी जाती है, और उसमें भारत ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। तो वो चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, और भी देश हैं, वो सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी काफी सौर ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार से भारत के एक बड़े इनिशिएटिव के साथ जुड़ जाना, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए भी अच्छा है, भारत के लिए भी अच्छा है, और उनके लिए भी अच्छा है। आप दोनों ही मेहमानों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग बने रहिए, क्योंकि एक दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर भी आपसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और आप देखते रहिए न्यूज नाइट, आप देखते रहिए DD न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हम सबका सपना है एक उन्नत और विकसित भारत का निर्माण। इस सपने को साकार करने की ओर हम एक सशक्त कदम बढ़ाते हैं जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और अगर आप निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न समय पर ई-फाइल नहीं कर पाए हैं, तो चिंता मत कीजिए। आपकी लेट फीस के साथ बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2024। और अगर आपने निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए पहले ही रिटर्न फाइल किया है, लेकिन कोई गलती हो गई है, तो आपकी संशोधित रिटर्न फाइल करने का भी यही समय है, 31 दिसंबर 2024। अधिक जानकारी और आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए incometax.gov.in पर जाएं। ये प्रक्रिया आसान और पूरी तरह से ऑनलाइन है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए, और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने शनिवार को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर दिया है। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत के महत्व पर भी बात की। जयशंकर ने कहा कि भारत अपने फैसलों में राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई को प्राथमिकता देता रहेगा। भारत विस्तारवादी नहीं, विकासवादी है। वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए काम करना भारत का लक्ष्य है। कोविड में दुनिया की भारत ने आगे बढ़कर मदद की है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। भारत एक विश्व बंधु के रूप में दुनिया के भले की सोच के साथ आगे चल रहा है, और दुनिया भी भारत की इस भावना को मान दे रही है। जो भारत
वैश्विक शांति के लिए काम करता है, जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके नागरिक पूरी दुनिया में अपने टैलेंट और तकनीक के दम पर पहचान बना रहे हैं, ऐसा भारत बहुपक्षीय वैश्विक मंचों में सुधार की मांग लगातार करता रहा है। इसी तरह का संदेश विदेश मंत्री ने शनिवार को आयोजित 27वें SIES श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय एमिनेंस अवार्ड कार्यक्रम के दौरान कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत कभी भी दूसरों को अपनी पसंद पर वीटो करने की अनुमति नहीं दे सकता और वह अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए जो भी सही होगा उसे बिना डरे करेगा। It is the deep inherent unity of our existence that has allowed diversity to flower in our land. This should never be misportrayed as a negotiation between parts that are actually so integral. Nor can our great nation be projected as an idea. On the contrary, it is a timeless reality and an enduring feature in a changing world. Independence should also never be confused for neutrality. We will do whatever is right in our national interest and for global good without being intimidated to conform. In the final analysis, Bharat can never permit others to have a veto on its choices. बहुध्रुवीय दुनिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा भारत संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सुधार की मांग लगातार करता रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। ये देश प्रक्रियात्मक फैसलों को छोड़ किसी भी फैसले पर अपना वीटो दे सकते हैं। UNSC की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों को छोड़कर बाकी 10 अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्यों के पास वीटो की पावर नहीं होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का आपने सुना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर, विदेश नीति को लेकर, और किस तरह से बीते 10 वर्षों में इसमें बहुत सारे बदलाव आए। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ अरविंद गुप्ता जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं VIF के, वो भी इस वक्त बने हुए हैं, और हमारे साथ हर्ष बी पंत जी हैं जो कि ORF के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप दोनों ही मेहमानों को एक बार फिर से स्वागत। और अरविंद जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस बात का जिक्र विदेश मंत्री कर रहे थे कि हमारी जो विदेश नीति रही है बीते 10 वर्षों की बात की जाए, मोदी सरकार की बात की जाए, काफ़ी स्वतंत्र रही है और काफ़ी व्यावहारिक रही है, और जिस बात का जिक्र उन्होंने कहा कि भारत के जो इंटरेस्ट हैं, भारत के जो हित हैं, जो बातें वो कहता है ग्लोबल गुड्स के लिए, उस पर कोई वीटो नहीं कर सकता। ये उन्होंने एक जो भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो दोहराया है, और उन्होंने 2 चीजों पे जोर दिया, राष्ट्रीय हित और वैश्विक हित। तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाना एक भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा एक डायरेक्शन रहा है। लेकिन एक बात जो पिछले 10 सालों में आई है वो ये भी है कि इस प्रिंसिपल को उसको इम्प्लीमेंट करना जी, और उसके संदर्भ में जो फॉरेन पॉलिसी के विभिन्न आयाम हैं उनका विकास करना, वो हमें एक नजर आता है। और ये जो आप अभी थोड़ी देर पहले हम कुवैत की चर्चा कर रहे थे, विजिट की जी, और ये हमें देखने को मिल रहा है कि भारत की अब फॉरेन पॉलिसी में सामरिक जो हित हैं भारत के, उनको सर्वोपरि स्थान मिलता है। और भारत के जो एंगेजमेंट तो बड़ी हैं, और जो फॉरेन पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें भी बहुत बड़ा एक व्यापक एक फैलाव आया। आज चाहे वो डिजिटल की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें फॉरेन पॉलिसी में, और नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करें जी, क्योंकि भारत एक 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बिल्कुल, और उसके पास इस समय रिसोर्सेज भी हैं और एक दूरदृष्टि भी है।
तो मुझे लगता है कि इस समय भारत की फॉरेन पॉलिसी राष्ट्रीय हित और वैश्विक हित के साथ चलती चलती भारत जो है एक स्टेबिलिटी जो वर्ल्ड को दे उसमें एक सकता अहम रोल प्ले है, कर उसके रहा है। बारे में भी काफी एक विचार हुआ। ठीक है। हर्षवर्धन पंत जी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि हम पहले एक पॉलिसी हुआ करती थी नॉन अलाइंड की, लेकिन अब समय है ऑल अलाइंड की। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? और उसी बात का जिक्र अपने संबोधन में एस जयशंकर भी कर रहे थे। जी बिल्कुल, नॉन अलाइंड कहीं पर एक थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता था कि नॉन अलाइंड का मतलब ये हो जाता था कि आप पार्टनरशिप से दूर भागें, आप दूसरों के साथ एंगेजमेंट से दूर भागें। और मुझे लगता है जो अभी की स्थिति है वो थोड़ी फर्क है। और जो प्रधानमंत्री मोदी सरकार की फॉरेन विदेश नीति रही है, उसमें भारत ने मल्टीपल पार्टनरशिप से कभी पीछे नहीं भारत हटा है। चाहे अगर और वो पार्टनरशिप्स ऐसी हैं जब कभी कभी जो देशों के बीच में अगर सामंजस्य नहीं भी होता है, जैसे पश्चिमी देशों के बीच में और रशिया के बीच में, रूस के बीच में, लेकिन भारत की दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं। भारत के संबंध अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, भारत के संबंध रूस के साथ भी अच्छे हैं। जब हम मिडल ईस्ट की बात कर रहे थे, वहां पर अगर आप देखें, खाड़ी के अरब देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, इजराइल के साथ अच्छे हैं और ईरान के साथ अच्छे हैं, जो आपस में भी कभी कभी बात नहीं करते। तो वहां पर जो भारत का जो रोल है एज ए ब्रिज बिल्डर, किस तरह से ये जो डिवाइड है अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स में वो कम हो और ग्लोबल गवर्नेंस में कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो, कि सब साथ मिलकर ग्लोबल गुड के लिए काम कर पाए। तो मुझे लगता है वहां पर जो लीडरशिप भारत ने पिछले 10 साल में दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी को लेकर जो प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक विश्व बंधु के तौर पर खड़ा होना चाहता है, मुझे लगता है वो मैसेज काफी रेजोनेट करता है। जो गरीब देश हैं, जो कमजोर देश हैं, जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती, जैसा कि कोविड में हुआ, G20 में भारत ने जो मध्यस्थता की बड़ी शक्तियों के आपस में जो दरारें पड़ रही थी, उसमें कहीं पर जो कमजोर जो देश होते हैं उनकी आवाज दब जाती है, तो उनको कैसे बाहर लाया जाए। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ जब भारत कहता है, तो उसमें भारत की मंशा है कि वो उनकी वॉइस को भी एम्पलीफाई करे। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पिछले 10 सालों का रहा है। अरविंद जी, इसके पीछे वही कुछ ऐसे सॉलिड फैक्टर्स तो होंगे ही ना, कि आज अगर पूरी दुनिया अगर भारत को मान रही है, सम्मान की दृष्टि से देख रही है, तो नीति तो एक जगह है, लेकिन उन नीतियों के अंदर भी कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ऐसे सॉलिड स्टिल पिलर्स होंगे इस सरकार में जिसको कि दुनिया समझ रही है, और इसलिए भी भारत की बातों को अब ग्लोबल मंच पे एक तवज्जो दी जा रही है, उसको लोग मानते हैं। देखिए, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी मुझे लगता है भारत की बड़ी स्ट्रांग हो गई है, बहुत मुखर हो गई। और इस समय जैसे कि एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति है जो कि अनिश्चितता से भरी है, उस समय में भारत एक 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है जी। तो भारत के इस समय पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और वो जब एक अच्छी नीति और एक अच्छी लीडरशिप के साथ जुड़ा जाए तो टेक्नोलॉजी इकोनॉमी इसका जो है एक बहुत बड़ा एक योगदान है भारत की फॉरेन पॉलिसी। जी, टैलेंट पूल आप उसको भी ले सकते हैं, काउंट कर सकते हैं अरविंद जी। और दूसरी बात, जिस तरह से इंडियन डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, वो एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है, न सिर्फ भारत के संबंधों को और भी विस्तार देने में, बल्कि उस देश के साथ के संबंधों को और भी मजबूत बनाने में। देखिए, डायस्पोरा इंडिया का पहले भी बहुत बड़ा था। तो दो चीजें हुई, एक तो यह कि एक नीति में डायस्पोरा की तरफ एक अप्रोच करना और उसके साथ एंगेजमेंट करना, ये एक बहुत बड़ा एक पिलर बना। लेकिन दूसरा यह है कि डायस्पोरा भी देख रहा है कि भारत की तरक्की किस प्रकार हो रही है। जब एक डायस्पोरा बाहर बैठा है और भारत एक उन्नत देश के रूप में उभर रहा है, तो उनको भी उसमें गर्व होता है और फिर वो अपना रोल अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज पहले डायस्पोरा पहले भी था। तो जो भारत के अंदर इस समय नीतियां हैं, वो आर्थिक नीतियां हो, सोशल नीतियां हो, उसका प्रभाव डिप्लोमेसी पे पड़ रहा है और उसका हमें फायदा। ठीक है। हर्षवर्धन पंत जी, हमारे पड़ोस में चीन है और जिस तरह से खबरें आती रहती हैं इंडो पैसिफिक को लेकर, साउथ चाइना सी को लेकर, इस तरह की चीज़ों में भारत ने साफ तौर पर कहा है कि एक स्वतंत्र और इस तरह की खुली नीति होनी चाहिए इंडो पैसिफिक में, चूंकि एक बहुत बड़ा एक ट्रेड का रास्ता है। लगातार इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की एक स्वतंत्र पॉलिसी रही है और उसको, इस बात को हर कोई जो भी ग्लोबल लीडर्स हैं उस बात को एक्सेप्ट करता है कि जी हाँ, ये जो इंडो पैसिफिक है इस पर किसी का जोर नहीं चल सकता, ये सबके लिए ओपन है। जी, भारत, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि भारत कभी विस्तारवादी जो रणनीति है उसको लेकर आगे नहीं बढ़ा।
और भारत ने हमेशा ये कहा है कि विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और उसमें जब फ्री, फेयर और इंक्लूसिव हम ओपन इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, तो उसमें ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि जहां चीन की नीतियां विस्तारवादी रही हैं, चीन ने दूसरे जो छोटे देश हैं उनको दबाने की कोशिश करी है, उनके खिलाफ एक पोस्चर अपनाने की कोशिश करी है, वहीं भारत ने उनके साथ मिलकर एक पार्टनरशिप करने की कोशिश करी है। तो मुझे लगता है वो जो एक डिफरेंस है, एक जो चीन और भारत के अप्रोच में डिफरेंस दिखता है दुनिया को, वो भी आप देख पाते हैं कि किस तरह से भारत को अपनाया जाता है। और चीन को आप, अगर चीन के साथ आप ट्रेड भी करते हैं, पर चीन पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो वो जो एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है वो चीन के साथ नहीं बन पाता है, और उसका फायदा भी भारत को हुआ है। जो चीजें अरविंद जी ने कही उसके वो बिल्कुल जायज हैं। और उसके साथ साथ मुझे लगता है जो दुनिया का बदलता हुआ जो खाका है, उसमें जिस तरह से चीन के प्रति लोगों का विश्वास कम हुआ है, और भारत जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ओपन कंट्री है, ट्रांसपेरेंट कंट्री है, जिसमें कि एक लीडरशिप है जो दुनिया के साथ एंगेज करना चाहती है, उसका फायदा भारत को आज मिलता हुआ दिख रहा है। और हम लगातार ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं अरविंद जी, चाहे वो भारत अमेरिका के संबंधों की बात हो, भारत रूस के संबंधों की बात हो, मिडिल ईस्ट के जो तमाम देश हैं उनके साथ संबंधों की बात हो, साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ संबंधों की बात हो, लगातार बीते 10 वर्षों में तमाम देशों के साथ रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए हैं। और इसलिए भी रिश्ते मजबूत हुए हैं क्योंकि एक हमारी बहुत ही क्लियर कट पॉलिसी है कि हम सबका साथ लेकर चलना चाहते हैं। तभी हम, जब प्रधानमंत्री कहते हैं ग्लोबल गुड के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ये सारे उसमें काम आते हैं कि हम ग्लोबली कोई भी देश हो उसके साथ भारत के बहुत ही अच्छे संबंध बने हुए हैं। या देखिए, जिस समय ऐसा स्थितियां बन रही हैं कि विश्व में एक टकराव और बिखराव की स्थितियां बन रही हैं, और उस समय कोई व्यक्ति और कोई लीडर ये आके कहे कि हम विश्व के हित में अपनी नीतियां बनाएंगे, या फिर हम एक विश्व कल्याण के में बात करेंगे और हम विश्व बंधु के रूप में उतरेंगे, और हमारा जो एक कल्चरल फुटप्रिंट है, हमारी कल्चर एक लोगों को इकट्ठा करेगी और एक शांति और सहयोग का एक मैसेज देगी, तो उस बात को लोग सुनते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि अभी इंटरनेशनल डिस्कोर्स में केवल कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस और इन चीजों की अधिक बात हो रही है। और जैसा कि माहौल बन रहा है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव आ गया है, और जैसे कि कोविड में बताया सारी सप्लाई चेन्स टूट गई, उस समय भारत की तरफ से जो मैसेज आ रहा है वो एक जुड़ाव का और एक बंधुत्व का मैसेज आ रहा है। और उसमें केवल मैसेज ही नहीं है, उसके साथ साथ जो नीतियां बन रही हैं, और जो जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हुई, या ये डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, और इस प्रकार की कई और इनिशिएटिव्स हैं, वो सब जोड़ने की बात कर रहे हैं। और ग्लोबल साउथ इसीलिए भारत की नीतियों से प्रभावित है, क्योंकि नीतियों के साथ साथ काम भी हो। बिल्कुल, ऐसे में हर्षवर्धन पंडित, ये सारी चीजें हैं, लेकिन अभी भी कुछ बॉटल नेक्स हैं, अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी कुछ हर्डल्स हैं, जिसको कि भारत लगातार वैश्विक मंचों पर उठाता आ रहा है। न सिर्फ भारत की समस्या बल्कि ग्लोबल साउथ की, जैसे कि वो कहते हैं कि जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उनमें सुधार होने चाहिए, आतंकवाद पर एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए, एक नीति होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। इस पर भारत भी लगातार आगे इसको वोकली काफी उठाता रहा है और ग्लोबल साउथ की आवाज को भी लगातार उठाता रहा है। आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में इस पर भी काम होगा और भारत की बात सुनी जाएगी? देखिए, जहां तक मल्टीलैटरलिज्म का सवाल है, इस समय वो काफी बुरी स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि जो दुनिया में जो बड़े देशों के बीच में, बड़ी शक्तियों के बीच में जिस तरह से तनाव बना हुआ है, उसके चलते मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स काम नहीं कर रहे हैं। और भारत ने ये बात लगातार कही है कि मल्टीलैटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ही क्यों ना हो, उसकी जो एबिलिटी है कि वो ग्लोबल गवर्नेंस कैसे दे पाएगी, वो कैसे दे रही है, वो कम होती जा रही है, और वो रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। जबकि भारत ने, जब G20 हुआ, उसमें भारत अफ्रीकन यूनियन को इसीलिए शामिल भारत ने किया कि उसको रिप्रेजेंटेटिव आपको बनाना है, आपको जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़े। भारत ने जो पिछले कुछ सालों में बात कही कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स नहीं आते हैं तो ये भारत के ऊपर कोई रिफ्लेक्शन नहीं कि भारत उसको ज्वाइन करे या ना करे, ये रिफ्लेक्शन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कि उसकी बात कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा चैलेंज दुनिया में बना हुआ है, और उसके लिए जब तक बड़ी शक्तियों में आपस में समन्वय नहीं होगा तब तक मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स होने की संभावना कम दिखती है। लेकिन भारत इस बात को लगातार उठाता रहा है और उठाते भी रहना चाहिए।
और भारत ने कहा भी कि हम ग्लोबल गुड्स के लिए लगातार अपनी जो है आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे वो कोई भी फोरम हो। समय इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हर्षवर्धन पंत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ही मेहमानों का इस बहुत ही खास कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग रग में दौड़े, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है, लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। आम आदमी पार्टी सोमवार से महिला सम्मान योजना के फॉर्म भरवाने के लिए एक अभियान शुरू करने जा रही है, लेकिन इसके पहले ही भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर महिला सम्मान के नाम पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए हमला कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को महिलाओं की चिंता होती तो वे गली गली में शराब की दुकानें ना खुलवाते और महिलाओं की सुरक्षा दांव पर न लगाते। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी केवल चुनावी वादे करना जानती है, उन्हें पूरा करना नहीं जानती। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अब झूठे वादों के झांसे में नहीं आएगी। तो वहीं बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार पर आयुष्मान जैसी योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने देने का भी आरोप लगाया। ये जो वचन दे रहे हैं महिलाओं के खाते में 2100 रुपए देने की, आप सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि पंजाब में भी 2021-22 में इन्होंने यही योजना, इस प्रकार की योजना की घोषणा पंजाब में करी थी। 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में अभी तक नहीं आया है। अभी नवंबर 2024 में माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने केंद्र सरकार से 10,500 करोड़ रुपया मांगा है, तो जेब में तो अठन्नी नहीं है, लेकिन हाँ, चुनाव को देखकर खोखले वादे आप करते रहे, चुनावी चालें आप चलते रहे। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए सोमवार से पंजीकरण शुरू होगा। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचल विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली से पूर्वांचलियों को भगाने और बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसाने का काम किया है। रजिस्ट्रेशन भी कल से चालू होगा, तो जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी, संजीवनी योजना का भी और महिला सम्मान योजना का भी। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिल्ली का वोटर होना आवश्यक है, तो सब लोग अपने अपने घर में अपना वोटर कार्ड तैयार रखें। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के बयान से स्पष्ट झलकता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, और जिस तरह पूर्वांचल के लोगों को उन्होंने भगाने का काम किया था, वो स्पष्ट दिखाई देता है कि बांग्लादेशियों को फिर से स्थापित करना, रोहिंग्याओं को स्थापित करना, यही मूल धर्म केजरीवाल जी का।
दिल्ली को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की सड़कों पर जमे पानी और सीवरों की खस्ताहाल हालत को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। इस मामले में एलजी ने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो भी शेयर किया। वीके सक्सेना ने लिखा कि गलियों और रास्तों पर जमा बदबूदार पानी बरसात का नहीं है, उफनते सीवरों का है। इस वीडियो में उन्होंने कई जगह सड़कों पर जमे सीवरों के बदबूदार पानी और उससे हो रही समस्याओं पर लोगों से बात की। एलजी ने लिखा कि अपनी समस्याओं और कष्टों को बयां करती महिलाएं दिल्ली की हैं, किसी और प्रदेश या देश की नहीं। उन्होंने इस बदहाल स्थिति से निपटने के लिए आप सरकार से आग्रह करते हुए इस पर तुरंत कदम उठाने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को त्रिपुरा में विस्थापित ब्रू आदिवासियों के पुनर्वास वाले गांव का दौरा किया। अमित शाह ने कहा कि विस्थापित ब्रू रियांग परिवारों के पुनर्वास के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार त्रिपुरा सरकार के साथ मिलकर हर संभव प्रयास कर रही है ताकि वे लोग अपने घरों में सम्मान के साथ जीवन बिता सकें। उन्होंने बताया कि 2018 में भाजपा के सत्ता संभालने के बाद ही राज्य में प्रगति हुई है। त्रिपुरा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धलाई इलाके में ब्रू समुदाय की पुनर्वास बस्तियों का दौरा किया। अमित शाह ने ब्रू समुदाय के लोगों से बातचीत भी की, साथ ही स्थायी आवास मिलने के बाद उनके अनुभवों के बारे में भी जाना। अमित शाह ने ब्रू समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। वहीं लोगों ने स्थायी आवास मिलने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के धलाई जिले में 668.39 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने सीपीआईएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी, एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह राज्य की पूर्ववर्ती कम्युनिस्ट सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पिछले 35 सालों में कम्युनिस्टों की सरकार ने त्रिपुरा में केवल अपने कैडरों के लिए कार्य किया, राज्य के लोगों के विकास के लिए कुछ नहीं किया, जिसके कारण त्रिपुरा विकास की दौड़ में पिछड़ता चला गया। पहले सरकार तो पूरी त्रिपुरा की थी, परंतु सरकार काम करती थी कम्युनिस्टों की कैडर की। उनके लिए त्रिपुरा की जनता केवल अपनी कैडर तक सीमित थी। कैडर से आगे कभी इन्होंने सोचा ही नहीं और कैडर के जकड़ में ऐसे त्रिपुरा को 25-30 साल तक, 35 साल तक जकड़ कर रखा कि अपना त्रिपुरा एक पिछड़ा हुआ राज्य। 98,000 पर कैपिटा इनकम थी, आज 1,77,000 पर कैपिटा इनकम। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने विजन और संवेदनशीलता के साथ नॉर्थ ईस्ट को विकास का केंद्र बना दिया है। सरकार अष्टलक्ष्मी राज्यों का समावेशी और संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकें एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हम सबका सपना है एक उन्नत और विकसित भारत का निर्माण। इस सपने को साकार करने की ओर हम एक सशक्त कदम बढ़ाते हैं जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और अगर आप निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न समय पर ई फाइल नहीं कर पाए हैं तो चिंता मत कीजिए। आपकी लेट फीस के साथ बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2024। और अगर आपने निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए पहले ही रिटर्न फाइल
फाइल किया है लेकिन कोई गलती हो गई है तो आपकी संशोधित रिटर्न फाइल करने का भी यही समय है। 31 दिसंबर 2024। अधिक जानकारी और आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए incometax.gov.in पर जाएं। ये प्रक्रिया आसान और पूरी तरह से ऑनलाइन है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और अब खबर खेल जगत से है, जहां भारत ने स्मृति मंधाना की शानदार पारी और रेणुका सिंह की घातक गेंदबाजी के दम पर वेस्टइंडीज को पहले वनडे में 211 रनों से हरा दिया। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने वेस्टइंडीज को बड़े अंतर से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत की ओर से स्मृति मंधाना भले ही शतक से चूक गई, लेकिन उन्होंने 91 रन की शानदार पारी खेली। वहीं गेंदबाजी में रेणुका सिंह ने कमाल किया और 5 विकेट झटके। बड़ौदा में खेले गए पहले वनडे में वेस्टइंडीज टीम ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 314 रन बनाए। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 26.2 ओवर में 103 रन पर ही सिमट गई और उसे 211 रन से बड़ी हार देखने को मिली। और न्यूज नाइट के अंत में अब आप देखिए कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में, और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रोजगार मेले में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वह सुबह 10:30 बजे वर्चुअल माध्यम से देश भर में 45 जगहों पर एक साथ आयोजित कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 दिसंबर को शाम 6:30 बजे नई दिल्ली स्थित CBCI सेंटर परिसर में कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में भाग लेंगे। यह पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री भारत में कैथोलिक चर्च के मुख्यालय में इस तरह के किसी कार्यक्रम में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा रविवार को 2 पालियों में संपन्न हो गई। PCS के 220 पदों पर भर्ती के लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। ऐसा पहली बार हुआ जिसमें प्रदेश के सभी 75 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC CSE 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक दावों का विज्ञापन करने के लिए प्राइवेट कोचिंग संस्थान शुभ्रा रंजन IAS स्टडी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। संस्थान ने अपने विज्ञापनों में सिविल सेवा परीक्षा 2023 के सफल उम्मीदवारों की तस्वीरों और नामों को प्रमुखता से दर्शाया है, जबकि ऐसे उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विशिष्ट पाठ्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अभिनेता अल्लू अर्जुन के हैदराबाद स्थित घर पर उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्र होने का दावा करने वाले लोगों के एक समूह ने हमला किया। उपद्रवियों ने घर पर पत्थर फेंके और बाहर रखे गमलों को भी तोड़ दिया। हमले के वक्त अल्लू अर्जुन अपने आवास पर नहीं थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 8 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय क्रिकेट सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान करोल बाग में अवैध क्रिकेट सट्टेबाजी में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में अपराधियों से पूछताछ जारी है। सट्टेबाजी से जुड़े ये लोग अलग अलग राज्यों में सक्रिय थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने केरल के तिरुवनंतपुरम में शहरी और बिजली क्षेत्र के मुद्दों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसके अलावा बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चौधरी चरण सिंह पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की। नीरजा चौधरी को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कलम रत्न पुरस्कार, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को सेवा रत्न पुरस्कार, प्रीतम सिंह को किसान पुरस्कार और डॉक्टर फिरोज हुसैन को कृषक उत्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में करीब 2700 अत्याधुनिक कैमरे लगाए गए हैं।
महाकुंभ के लिए AI चैटबॉट भी विकसित किया गया है। इस चैटबॉट के जरिए कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी आसानी से मिल पाएगी।